हेलो बेटा। तो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं नया वाला, और इस चैप्टर में हम करने वाले हैं C4 साइकिल, और जिसका नाम है हैच एंड स्लैग पाथवे। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था केल्विन साइकिल। अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ के आओ, फिर इसको C4 साइकिल को पढ़ने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा दोनों के बीच में कंपेयर कैसे करना है। दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहले पढ़ना जरूरी है C3 साइकिल को। आप वो वाला चैप्टर जरूर कर लेना, वो वाला चैप्टर नहीं, सॉरी, वो वाला लेक्चर जरूर कर लेना आप। अभी हम पढ़ने वाले हैं 30 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज। ये वन शॉट नहीं है, 30 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ बेटा। ये 30 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज है। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। तो लेट्स सी फिर, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल। टाइम बहुत कम है हमारे पास, और C4 साइकिल क्यों बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। इसका दूसरा नाम है हैच एंड स्लैग पाथवे। ध्यान रखना, हैच एंड स्लैग है तो पाथवे लिखा हुआ, बट ये एक साइक्लिक पाथवे है, ये एक साइकिल है। ध्यान रखना ये, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको हैच एंड स्लैग पाथवे, बताओ। कुछ नया है इसमें? हैच एंड स्लैग ने डिस्कवर किया होगा, ऑब्वियस बात है। C4 साइकिल क्यों बोलते हैं C4 साइकिल, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये होता कहां पे है, ठीक है। C4 साइकिल इन C4 प्लांट्स C4 प्लांट कौन से होते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल शुगर केन एंड सोरगम, ठीक है। ये शुगर केन एंड सोरगम में होते हैं। जो फर्स्ट स्टेबल जो इनका प्रोडक्ट होता है पूरे पाथवे में, पहला जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। कौन सा है? 4 कार्बन कंपाउंड है, जिसका नाम होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। हम उसको देखेंगे, ठीक है। ये जो प्लांट होते हैं C4 प्लांट, जिसमें ये C4 साइकिल चल रहा होता है, C4 प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है क्योंकि दे कैन फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड इवन एट द लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो है इस प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे बेटा, फोटो रेस्पिरेशन। ये 30 मिनट कॉन्सेप्ट में नहीं आएगी, ये मैं 5 मिनट वाले कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज में आपको मैं डालने वाला हूँ, फोटो रेस्पिरेशन। तो आप उसको अलग से कर लेना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट का ही है। फोटो रेस्पिरेशन बेटा इस जो है प्लांट्स में नहीं होती है। उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। हाई टेम्परेचर पे ये वाले जो है प्लांट काम कर सकते हैं। उनकी एफिशिएंसी हाई टेम्परेचर पे डाउन नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखना है, गड़बड़ मत कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं कि ये प्लांट जो है कैसे काम करते हैं और ये पाथवे कैसा होता है। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले C4 प्लांट के अंदर जो लीव्स होती हैं, ठीक है, अगर हम उसका डाइसेक्शन करेंगे बेटा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके जो वेस्कुलर बंडल जो है ना, वेस्कुलर बंडल, ये तो बंडल शीथ सेल होगी, अंदर वेस्कुलर बंडल हो गए ये वाले। इसके अराउंड बेटा जो मैनी लेयर्स होती हैं, किसकी मैनी लेयर्स होती हैं? ये होती है बेटा बंडल शीथ सेल की। किसकी होती है? बंडल शीथ सेल। ये मैनी लेयर्स में होती हैं, बहुत सारी लेयर्स में होती हैं। ऐसे करके वेस्कुलर बंडल के अराउंड एक पूरी की पूरी जो मैनी लेयर्स में एक रेथ जैसी, रेथ का मतलब क्या होता है? जैसे वो माला नहीं होती, जब कोई जो है वो ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है, उसके बाद हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम फूल माला सी पहनाते हैं, गोल गोल से। आपने देखा होगा नेता लोग पहना रहे होते हैं ऐसे करके, है ना। तो वो वाली जो माला सी होती है, डोनट शेप जो होती है, उसको हम बोलते हैं रेथ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रेथ बोलते हैं। तो रेथ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो वेस्कुलर बंडल के अराउंड ये प्रेजेंट होती है। ये C4 प्लांट की खासियत है बेटा। किसकी खासियत है ये? C4 प्लांट की खासियत है, इस चीज का ध्यान रखना है। और इस एनाटॉमी को हम बोलते हैं, इस टाइप की जो हम स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रिंज नहीं, क्रेंज एनाटॉमी। तो क्रिंज कौन होते हैं ये बताओ फिर? क्रिंज जो बंदे होते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है, बताओ कमेंट सेक्शन में क्या नाम होता है उनका। तो मैंने आपको बताया कि इसका अगर हम TS करेंगे, ठीक है, प्लांट को हम देखेंगे, लीफ के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल होती हैं वो एक स्पेशल क्या करती हैं, एक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, रेथ लाइक स्ट्रक्चर। इस पूरी की पूरी एनाटॉमी को हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं।
ऐसी जो मैनी लेयर्स में जो प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैथ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था जो कि जानना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं जो बंडल शीथ सेल्स की खासियत क्या है। बच्चे जो है डायरेक्ट जो है C4 साइकिल के ऊपर कूद जाते हैं, पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। बंडल शीथ सेल की खासियत हम करके नहीं आते, ये थ्योरी में आ जाती है, गड़बड़ कर देते हैं। तो ये पढ़ के जाना है क्या क्या खासियत है बंडल शीथ सेल्स की। सबसे पहले नंबर पे, दीज सेल्स आर इम्परवियस टू। इम्परवियस का मतलब क्या होता है कि इनके अराउंड जो है गैसेस क्रॉस नहीं हो सकती। इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, क्या मतलब, इनके आर पार गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती। जो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली गई या फिर कोई गैस चली गई तो वो बेटा क्या नहीं हो सकती, वो बाहर नहीं जा सकती। गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होती है, ये बंद होती है, टाइटली अरेंज होती हैं। टाइटली अरेंज का मतलब क्या होता है, आपस में बहुत टाइटली जुड़ी होती हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े बैच नहीं होते, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 100 बच्चों का, 120, 130, 150 बच्चों का जो कोचिंग बैच चला रहे होते हैं, तो उसमें बच्चे कैसे टाइटली बैठे होते हैं, जगह के लिए लड़ रहे होते हैं। तो ये वही है, ये टाइटली अरेंज होती हैं, ऐसे करके बहुत टाइटली अरेंज होती है। यानी कि दोनों के बीच में स्पेस नहीं होता, दो सेल्स के बीच में इंटरसेलर स्पेस इसमें नहीं होता। ये PYQ है बेटा, ध्यान रखना है इसका। इसके बाद ये वाली होती है मैनी, जो है लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मैनी लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, मल्टी लेयर्स होती हैं। फोर्थ नंबर पे क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं कि लार्ज होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, अच्छे खासे विजिबल होते हैं, लार्ज होते हैं। क्या कोई और खासियत है बंडल शीथ सेल की? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंडल शीथ सेल की हमने खासियत देख ली, अब हम देखते हैं C4 साइकिल। देखो एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि बंडल शीथ सेल होगी। बंडल शीथ सेल के साथ कौन सी सेल्स होती है बेटा, आप देखना तो भूल ही गए। बंडल शीथ सेल के अराउंड जो होती है कौन सी होती है बेटा, ऐसे करके मीजोफिल सेल होती है बेटा। कौन सी होती है, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ध्यान रख लेना, गड़बड़ मत कर देना। एनसीईआरटी इसको बहुत अच्छे से मेंशन करती है ऐसे करके। बंडल शीथ सेल के अराउंड जो है मीजोफिल, नॉर्मल मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये वाली जो सेल है, ये वाली तो होगी कौन सी, राउंड सेल बनाते हैं इसको, थोड़ा याद रहे, इजी रहता है। ये जो है कौन सी है, मीजोफिल सेल है ना, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था अभी। और इसके बाद इसी के साथ कौन सी सेल है बेटा, ऐसे करके जो अरेंज है, यह है बंडल शीथ सेल्स। क्या है, बंडल शीथ सेल। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई भी थी कि बंडल शीथ की जो सेल वॉल होती है वो वेरी थिक होती है। सेल वॉल क्या होती है, वेरी थिक होती है। इसके अराउंड गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसके आर पार नहीं। रिकॉर्डिंग बेटा मेरे से गलती से बंद हो गई थी, मैंने दोबारा शुरू की है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो पहले नंबर मैंने क्या बोला, मीजोफिल सेल है जिसकी थिन सेल वॉल होती है। बंडल शीथ सेल की क्या होती है बेटा, डबल सेल वॉल होती है। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, किसके अंदर एंटर करेगी बेटा, ये करेगी एंटर किसके अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर। अब क्या बंडल शीथ सेल के अंदर एंटर कर सकती है, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बताओ, क्योंकि बंडल शीथ सेल की जो सेल वॉल है बहुत हार्ड होती है ना, इसी वजह से, मतलब हार्ड नहीं, थिक होती है, इसी वजह से क्या नहीं होता, वो क्रॉस नहीं कर सकती उसको। अब CO2 जो है इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा HCO3 में। एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है, ध्यान रखना। यहां पे इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं की जाती, HCO3 फिक्स किया जाता है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, CO2 और H2O मिलके बनाते हैं H2CO3, और उसके बाद क्या बनता है, HCO3 माइनस बन गया और H प्लस बन गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम जो पहले स्टेप को कर रहा है, इसका नाम क्या है, हिंट दे रहा हूँ, CA, हिंट दे रहा हूँ CA। तो CA की फुल फॉर्म आपको बतानी है। अब क्या होता है, H2CO3 जो कन्वर्ट हो जाता है HCO3 में हो जाता है, और उसको फिक्स करता है एक एंजाइम। कौन सा एंजाइम फिक्स करता है, लेट्स सी।
लो भाई, एक एंजाइम फिक्स करेगा और उस एंजाइम का नाम होगा, पहले तो हम रिसेप्टर देखते हैं, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बेटा क्या है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और एक HCO3 से आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, बन गया क्या, 1 2 3 और 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। पहला स्टेप क्या है बेटा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करना। कौन किस में होता है, मीजोफिल सेल में होता है। कैसे होता है बेटा, अलग से लिख देता हूं आपको मैं, आपको यहाँ पे स्पेस की कमी नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, प्लस HCO3 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, उससे क्या बनेगा बेटा, एक 4 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड होता है, पूरा नाम क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये 4 कार्बन का है, हाँ, इसी वजह से हम इसको C4 कंपाउंड बोलेंगे, यस। पूरे पाथवे को C4 साइकिल बोलेंगे, यस। एंजाइम का नाम क्या है, जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है, तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। तो इसको छोटा नाम क्या है इसका, पेप्केज, इसको बोलता हूँ पेप्सी, मैं पेप्सी बोलता हूँ इसको, ठीक है, PEPC, पेप्सी। तो C4 जो प्लांट होते हैं वो पेप्सी पी रहे हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। पेप्सी किसके पास होता है, पेप्सी होता है जी C4, मीजोफिल सेल के पास होता है। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये कन्वर्ट हो जाता है एक 4 कार्बन वाले कंपाउंड में, ठीक है। ये भी एसिड होते हैं, क्या हो सकते हैं, एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है, या तो वो एस्पार्टिक एसिड हो सकता है या फिर वो मैलिक एसिड हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, वो मैलिक एसिड भी हो सकता है और वो एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है। एनसीईआरटी ने इनको दोनों को और में लिखा हुआ है, आइदर एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड जो है ये भैया चला जाता है कहां पे, बंडल शीथ सेल के अंदर। ये 4 कार्बन वाला बंडल शीथ सेल के अंदर चला जाएगा और ये इसका हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, CO2। तो एक 4 कार्बन के कंपाउंड से अगर एक कार्बन निकल गया तो पीछे कौन सा कंपाउंड बचता है, 4 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला, तो बचता है बेटा 3 कार्बन वाला। अब ये 3 कार्बन वाला होता है, वैसे क्या बताऊं क्या होता है, ये 3 कार्बन वाला होता है, क्या होता है बेटा, पायरुविक एसिड होता है। कौन सा होता है ये, पायरुविक एसिड होता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड को वापस लाया जाएगा, 1 2 3, क्या है ये, पायरुवेट। अब इस पायरुवेट से वापस क्या बनाया जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और उसको सोलट की वापस यूज कर लिया जाएगा, इसको वापस यूज कर लिया जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो रीजनरेशन ऑफ प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कहाँ पे है, मीजोफिल सेल में ही हो रहा है, और इसका कंजप्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होने का काम वो भी मीजोफिल सेल में हो रहा है। मैलिक एसिड भी कहाँ बनता है, मीजोफिल सेल में। डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कहाँ पे होता है, ये वाला जो स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन, ये वाला बेटा होता है बंडल शीथ सेल में। ये कंटिन्यूसली साइकिल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और अंदर यहाँ पे बंडल शीथ सेल में कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये बाहर जा नहीं सकती, क्यों नहीं बाहर जा सकती, क्योंकि बंडल शीथ सेल की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, वो गैस को बाहर निकलने नहीं देती। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो रोबिस्को एंजाइम है, कौन यूज करेगा इसको, रोबिस्को यूज करेगा। और रोबिस्को क्या करेगा, C3 साइकिल का एंजाइम है। जो C3 साइकिल का जो एंजाइम है रोबिस्को, वो यहाँ पे हाई CO2 कंसंट्रेशन को देखेगा और वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही शो करेगा, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं करता। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है बेटा जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाई है, मैंने 5 मिनट की वीडियो बनाई है, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब वापस फिर से पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला स्टेप हमने क्या देखा, जो कि मीजोफिल सेल में हो रहा था, क्या हो रहा था मीजोफिल सेल में, पेप्केज एंजाइम क्या बना रहा था, ऑर्गेनिक एसिड बना रहा था। ऑर्गेनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने आपको बताया था मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या तो मैलिक एसिड में या फिर एस्पार्टिक एसिड में, ठीक है। अब ये कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा टुवर्ड्स द बंडल शीथ सेल। किसमें जाएगा ये, बंडल शीथ सेल में जाएगा। बंडल शीथ सेल में जाके ये क्या करेगा, 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड जो कि मैलिक एसिड होता है या फिर एस्पार्टिक एसिड होता है, ये क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। तो ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे देखो कौन कौन सा स्टेप हुआ है।
पहला स्टेप हुआ है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का बनना, दूसरा स्टेप क्या है मैलिक एसिड का बनना या फिर एस्पार्टिक एसिड का बनना, तीसरे स्टेप में क्या होता है बेटा ट्रांसफर होता है, ये कोई एंजाइम नहीं है। इसके बाद जो है फोर्थ नंबर बेटा क्या हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। क्या हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड 1 2 3 4 कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, बचा कितना 3 कार्बन कंपाउंड जिसका मैंने नाम क्या रखा था पाइरुवेट यानी कि पाइरुविक एसिड। ठीक है पाइरुवेट ही लिख देते हैं। अब ये पाइरुवेट वापस क्या जाएगा ये बनेगा जिससे क्या बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा। इस केस में ध्यान रखना 2 एटीपी खर्च होती है। कितनी खर्च होती है 2 एटीपी इफेक्टिवली खर्च हो जाएंगी। एनसीईआरटी इसको डायरेक्ट मेंशन नहीं करते बट आपको ध्यान रखना है कि 2 एटीपी यहाँ पे एक्स्ट्रा इस स्टेप पे खर्च होती है। ठीक है किस स्टेप पे ये जो लास्ट स्टेप जो बचा है फिफ्थ स्टेप जो मैंने बोला है कौन सा है रीजनरेशन ऑफ व्हाट किसका पेप। एंजाइम का नाम क्या है पीपीडी के। एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, मैं इसकी फुल फॉर्म पे नहीं जाने वाला, ज्यादा अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आती गई बढ़ती गई, इस कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेगा C3 साइकिल चलेगा बेटा। यहाँ पे क्या चलेगा C3 साइकिल। और एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए यहाँ पे कितनी एटीपी लगती है बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे लगती है बेटा 3 एटीपी लग जाएंगे यहाँ पे और 2 NADPH लग जाएंगे। और उधर रीजनरेशन को करने के लिए क्या लगा बेटा 2 एटीपी एक्स्ट्रा लग गई। टोटल अगर आप देखोगे पूरे पाथवे में क्या हो रहा है यहाँ पे 3 + 2 एटीपी कितनी हो जाएंगी 5 एटीपी लगती है, जबकि जो NADPH है उसकी अमाउंट क्या होती है दोनों केस में सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही खर्च होते हैं। तो ये वाला बेटा ध्यान से रखना है। छोटा सा हमने एक छोटा चैप्टर नहीं है बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोटा सा टॉपिक पढ़ा है हमने। ठीक है इसको कवर कर लेना। अब मैं आपसे जो है ये आपको बताने वाला हूँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू। हमारी हर एक वीडियो का एक खासियत रहेगी नीट पॉइंट ऑफ व्यू NPV। नीट कैसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पे होती है वो होती है बेटा मीजोफिल सेल में। इसमें होती है मीजोफिल सेल में पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे फर्स्ट जो रिसेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिसेप्टर है यानी कि एक्सेप्टर है वो कौन सा है वो 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। थर्ड नंबर पे फर्स्ट एंजाइम कौन है पूरे पाथवे का बेटा उसका नाम है पेप्केज पेप्सी। क्या है इसका पेप्सी। ठीक अब यहाँ पे पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है बताओ भाई। फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है बेटा क्या बनता है 4 कार्बन वाला बनता है जिसका नाम क्या होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। क्या ये शुगर है नहीं। क्या ये एसिड है यस। क्या ये इनऑर्गेनिक एसिड है नहीं। क्या ये ऑर्गेनिक एसिड है यस। ठीक है फिफ्थ नंबर पे क्या यहाँ पे C3 साइकिल चलता है हाँ भाई चलता है। क्यों नहीं चलता कहाँ चलता है ये बंडल शीथ सेल में चलता है, बंडल शीथ सेल में चलेगा। ठीक है क्या जो है C4 प्लांट में C3 साइकिल होता है चलता है अभी तो देखा हमने। रुबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट होता है रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा वो प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल में BSC में BSC छोड़ो। रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है BSC यानी कि बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा जो रुबिस्को है वो क्या करवा रहा होता है वो सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करवा रहा होता है जो कि एक्चुअल में C3 साइकिल ही होती है। यानी कि होता क्या कुछ नहीं है जो एनवायरनमेंट से ना कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके ट्रांसफर करता है कौन करता है जो है मीजोफिल सेल। उनका एक ही काम है CO2 की कंसंट्रेशन बाहर बहुत कम है तो पकड़ पकड़ के लेके आओ और बंडल शीथ सेल में भरते जाओ। तो बंडल शीथ सेल में क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और जैसे बंडल शीथ में कंसंट्रेशन बढ़ती गई जो है रुबिस्को जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, वो जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी वो शो ही नहीं करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। बाहर चाहे बिल्कुल 0 नील के अराउंड जो है CO2 कंसंट्रेशन भी क्यों ना हो उसको कैप्चर करके क्या कर देगा यहाँ पे बंडल शीथ में भेज दिया जाएगा। और ये काम कौन करती है मीजोफिल सेल में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सी। बेटा ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट पढ़ रहा था हम। इसके बाद हम देखते हैं कि ATP कितनी खर्च होती है यहाँ पे C3 साइकिल प्लस मीजोफिल सेल का जो है वो C4 साइकिल जो चल रहा है जहां पे 4 कार्बन कंपाउंड बना था। टोटल जो है यहाँ पे 5 ATP खर्च हो रही है। NADPH कितनी खर्च हो रही है बेटा टोटल वो कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है वो दोनों में क्या है 2 NADPH। ध्यान रखना ये पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की बात कर रहा हूं मैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है
अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए एक ग्लूकोज सिंथेसिस इन C4 plants, how many ATP will be consumed या फिर खर्च हो जाएंगे, कितने होंगे? और एक सुक्रोज को बनाने के लिए हाउ मेनी एटीपी विल बी खर्च, ठीक है, हाउ मेनी एटीपी विल बी खर्च और हाउ मेनी NADPH विल बी खर्च, ये आपको बताना है कितना खर्चा हुआ यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो C4 प्लांट जैसे कि शुगर केन हो गया उसमें कैसा होता है, और जो है सोरगम में कैसा होता है, और C3 प्लांट में कैसा होता है। जाता था एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो राइस और वीट है क्या वो C3 प्लांट है या फिर C4 प्लांट है, ये आपको बताना है। और जिनको ये आता है समझ लो कि उसको ये वाला फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो अब हम जो मिलते हैं नेक्स्ट वाले जो है चैप्टर में, मैं फोटोसिंथेसिस जो अफेक्टिंग जो फैक्टर्स हैं बेटा वो इस लॉन्ग चैप्टर में नहीं करवाने वाला, उसको 5 मिनट की वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना अलग से, ठीक है। 30 मिनट की सीरीज में डालने वाला, 30 मिनट का टॉपिक है ही नहीं, वो 5 मिनट का टॉपिक है, आप उसको देख लेना। इस जो है टॉपिक का मैंने जो 20 MCQs बनाए हुए हैं, ये 15 ही बना, 15 ठीक है, 15 ठीक है, तो 15 MCQs मैंने जो है वो क्विज में डाल दिए हैं। नीचे आप जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, उसको सॉल्व भी कर लेना। बाय बाय।